आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। वक्त है उत्तराखंड प्राइम का और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जोशीमठ से खबर है, हार्ट अटैक से तीर्थ यात्री की जान गई है। बद्रीनाथ के दर्शन से लौटते समय हार्ट अटैक से एक यात्री के जान जाने की खबर है। यात्री गुजरात का रहने वाला है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 9 यात्रियों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ चुका है क्योंकि गुजरात के रहने वाले एक तीर्थ यात्री की हार्ट अटैक से मौत की खबर आई है। जोशीमठ से ये बड़ी और दुखद खबर है क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन के बाद लौटते वक्त हार्ट अटैक से एक यात्री की जान जाने की बड़ी खबर। गुजरात का रहने वाला ये तीर्थ यात्री बताया जा रहा है और बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल 9 यात्रियों की जान जा चुकी है। दुखद है ये। और गुजरात के रहने वाले एक और यात्री की जान जा चुकी है। बड़ी खबर, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बड़े वाहनों की एंट्री पर यहां ब्रेक लग गया है, रोक लगी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे रानी चट्टी के पास सकरा होने की वजह से बड़ी गाड़ियों की एंट्री यहां बंद है। अभी 4 पहिया वाहनों के लिए एंट्री के लिए ये रास्ता खुला है, लेकिन बड़े वाहनों को रोके जाने के बाद स्याना चट्टी के पास बसों की लंबी कतार है क्योंकि ये बड़े वाहन अब एंटर नहीं कर सकते। रानी चट्टी के पास रास्ता सकरा है, छोटी गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन बसेस जिसमें भर के यात्री आते हैं उनका आना जाना मुश्किल हो चुका है। ज्यादा जानकारी सहयोगी नितिन चौहान से लेते हैं। नितिन, क्या अपडेट? देखिए, इसमें लगता है ये जो मार्ग है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से प्रभावित हो रहा था। कल शाम किसी तरीके से एनएच विभाग द्वारा पहाड़ी कटिंग कार्य करके जो है किसी तरीके से वाहनों की जो आवाजाही वहां पे करवाई गई, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं ताजा हालातों की, ये बात है कि जो वाहन है, वाहनों का लोड ज्यादा होने के कारण जो नीचे साइड से जो लगातार जो सड़क है वो बैठ रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो है दबान के कारण जो है बैठ रही है सड़क। इसी कारण से जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग है, पुलिस के जो कर्मचारी वहाँ पे तैनात हैं, उनके द्वारा जो है जो बड़े वाहन हैं उनको रोक दिया गया है, यानी कि यमुनोत्री की तरफ जाने वाले वाहन जो है उनको स्याना चट्टी के पास में पार्क करवा दिया गया है। जब इसके अतिरिक्त जो छोटे वाहन है, छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक तस्वीर दर्शकों को दिखाने की भी कोशिश की, किस तरीके से एक बस चट्टान के नीचे से चलती है तो उसको एक व्यक्ति नीचे और एक व्यक्ति ऊपर, यानी कि दोनों साइड से ड्राइवर को इस तरीके से बताता है कि आपको गाड़ी किस तरीके से लेनी है। यानी कि ये वो तस्वीर है जो डेंजर की स्थिति दिखाता है कि कितनी डेंजर स्थिति है। जहाँ से पुस्ता ढहा है, जहाँ भूस्खलन हुआ है, उसमें नीचे पूरी गहरी खाई है, यानी कि काफी डेंजर ये वाली स्थिति है इसमें लगा। बिल्कुल। और ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है, किस तरीके के इंतजाम है? क्योंकि अगर ऑल्टरनेट रास्ते पर भी लगातार बड़े वाहन जाते रहे तो उस रास्ते की स्याना चट्टी के पास क्या कंडीशन है? देखिए, इसमें प्रशासन ने साफ तौर पर अब ये कर दिया है कि जो बड़े वाहन है, बड़े वाहनों की आवाजाही बिल्कुल भी वो जान की चट्टी के लिए नहीं करेंगे। यानी कि जो यमुनोत्री जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके बड़े वाहनों को रोक दिया गया है। जो छोटे वाहन है, छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू रखी गई है। इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था ये की गई है कि जो बड़े वाहनों में जो यात्री जो आए हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा में, उनका ट्रांसमिट कराया जा रहा है। यानी कि जो छोटे लोकल वाहन है उनके माध्यम से जानकी चट्टी तक उनको पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये एक बड़ी चुनौती भी है और एक परीक्षा की घड़ी भी है कि कितनी बसें होंगी नितिन जिनको आप ट्रांसमिट करने की जो बात कर रहे हैं, उनको बड़े बसेस से आए हैं और छोटी गाड़ियों में एंट्री दी जाएगी? देखिए, तो अगर अभी एसडीटी का ये कहा नहीं जा सकता कि कितनी बसें हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है जो हमारी जो लगातार बात हुई है वो स्याना चट्टी से पालीघाट के करीब जो है। बिल्कुल नितिन, ये बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि प्रशासन कैसे इससे आगे बढ़ता है क्योंकि रास्ता सकरा हो चुका है। धंसने की वजह से, लगातार बड़े गाड़ियों की वजह से जो रास्ता है वो खराब हो गया। अब ऑल्टरनेट रास्ते के जरिए यात्रा आगे बढ़ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि जब मार्ग खुला था तो किस तरीके की तस्वीर आई थी और करीब 26 घंटे के बाद आखिरकार यमुनोत्री हाईवे खुल गया है, जिससे यात्रियों ने अब राहत की सांस ली है। यमुनोत्री हाईवे खुलने पर एक एक करके कई वाहन रास्ते से गुजरे, मगर सड़क बेहद सारी है। ये देखिए, बड़े वाहनों का गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है ये कहने की जरूरत नहीं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। यमुनोत्री जाने के लिए यही मुख्य मार्ग है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब इसी रास्ते को बंद करके ऑल्टरनेट जो रास्ता है उस पर भेजा जा रहा है बड़ी गाड़ियों को। छोटी गाड़ियां ही यहां से आ सकती हैं और जाहिर तौर पर इस रास्ते से
बस कैसे गुजरेगी। और देखिए किस तरीके से लोग एक तरफ पत्थर हटा रहे हैं, दूसरी तरफ से बस आ रही है, आगे से 2 लोग खड़े हैं और इस खतरनाक ड्राइविंग में इस बस में कितने लोग सवार हैं। देखिए इशारा किया जा रहा है कि बस को किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि रोड सक्रिय है, इस पर पत्थर और मलबा गिरने की वजह से इसकी ये हालत हो गई और धंसने की वजह से बताया जा रहा है कि ये रास्ता इस तरीके का हो गया है। लगातार बड़े वाहनों की आवाजाही से एक तस्वीर ये भी है, ये देखिए। तो यमुनोत्री जाने के लिए मुख्य मार्ग की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, आपके सामने है। और डराने वाली ये तस्वीरें जहां पर इस बस को किस तरीके से आगे लेकर के जा रहे हैं। कंडक्टर और ड्राइवर यहां सफलतापूर्वक कोऑर्डिनेट तो कर लेते हैं, लेकिन वाकई डर लगता है इन तस्वीरों को देख के। देखिए जरा किस तरीके से एकदम चट्टान से लगती हुई ये बस आगे बढ़ रही है। देखिए चारधाम यात्रा पर उमड़ रहे यात्रियों के हुजूम के बाद अब यात्रियों के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी गई है। एबीपी गंगा ने यात्रा पर बद इंतजामी और अव्यवस्थाओं की खबर सबसे पहले और प्रमुखता से दिखाई थी। ये जिम्मेदारी थी हमारी, जिस पर शासन और सरकार ने अब संज्ञान लिया है। उसके बाद से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश होती नजर आ रही है। पंजीकरण व्यवस्था कड़ाई से लागू की गई है, मगर अब परेशानी इस बात की है कि मई में पंजीकरण फुल है, अब यात्रा जून में ही कर सकते हैं। इस वजह से यात्री परेशान है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण बंद नहीं किए गए हैं, लोग अपनी जरूरत और स्लॉट खाली होने पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश में विंडो पर फिजिकल प्रक्रिया के जरिए भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धारण क्षमता तय की गई है और उस धारण क्षमता से ज़्यादा अगर लोग कोई अगर लॉगिन करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। व्यवस्था जो है अभी सही तरीके से चल रही है। हमारा रजिस्ट्रेशन मुख्यतः ऋषिकेश से हो रहा है और ऋषिकेश में अगर कोई अतिरिक्त व्यक्ति आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, किसी कारण से वो जाना चाहते हैं या इस तरह की भी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको एज ए एक्सेप्शनल केस में आपको जो अभी व्यवस्था बताई उस व्यवस्था से उनको आगे किया जा रहा है। तो चलिए व्यवस्थाओं पर नजर डालते हैं। ग्राउंड पर कितना काम चल रहा है, कितना अपडेट है, हमारे सहयोगी पंकज राणा नजर बनाए हुए हैं तमाम व्यवस्थाओं पर, उनसे ही जानकारी लेंगे। तो पंकज, रजिस्ट्रेशन को लेके अभी भी बहुत क्लियर सिचुएशन नहीं है, स्लॉट फुल है मगर कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और ऋषिकेश पहुंच करके कैसे रजिस्ट्रेशन होगा जब स्लॉट फुल है? इसमें तो देखिए इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको अभी जून तक का इंतजार करना होगा, यानी कि 31 मई तक पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फुल है। और ये जानकारी मिली है कि लगभग 6 जून तक केदारनाथ और यमुनोत्री धाम का रजिस्ट्रेशन फुल हो गया, यानी कि अब उन्हें जो रजिस्ट्रेशन करना होगा उन्हें 6 जून के बाद ही स्लॉट मिलेंगे और उसके बाद ही वो यात्रा पर उत्तराखंड आ सकते हैं। दूसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि ऋषिकेश में फिजिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं, उनमें पर्ची के माध्यम से श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा था। ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होती है, या जो साधु संत हैं जिनको यात्रा पर जाना ही है हर हाल में, तो उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी कि ऋषिकेश काउंटर पे ही उनको एक पर्ची दी जाती थी, पर्ची के माध्यम से उन लोगों को आगे भेजा था। लेकिन अभी दिलीप जावलकर से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, कई तरह की अव्यवस्थाएं बनी हुई थी, कोई भी लोग जो एजेंट लोग थे उनको पर्चियाँ दे देते थे और वो आगे निकल जाते थे। जब आगे जाते थे तो पुलिस उन्हें प्रॉब्लम करती थी, दिक्कतें आती थी। लेकिन अब एक नई व्यवस्था पर्यटन विभाग करने जा रहा है। ऐसे यात्री जो दूर दराज से आ रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, जो बसों से आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं और उनको ऑनलाइन प्रक्रिया पता नहीं है, वो सीधे यात्रा पर चल देते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक हैंड बैंड की व्यवस्था पर्यटन विभाग करने जा रहा है, जो ऋषिकेश में मिलेंगे। ये जो हैंड बैंड होंगे ये अधिकृत उन लोगों के पास होंगे जो पर्यटन विभाग की ओर से अधिकृत किए जाएंगे या पुलिस के जवान होंगे, वो हैंड बैंड उनको दिए जाएंगे। हैंड यानी कि एक बैंड होगा, वो बैंड हाथ में डालेंगे वो, और उसके बाद वो यात्रा पर आगे निकल जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और वो चारधाम यात्रा पर आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया खुल गई है, वो जारी है। और लेकिन इसमें एक बड़ी बात इसमें लगता ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जून के बाद ही कर सकते हैं। अभी जून 31 मई तक पूरी तरह से स्लॉट फुल है, यमुनोत्री और गंगोत्री के 6 जून तक पूरी तरह से फुल हैं। तो यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो आना चाहते हैं, तो वो 6 जून के बाद ही यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद 6 जून के बाद ही यहाँ पर यात्रा पर आएँ।
यमुनोत्री के अलावा बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए 31 मई तक पूरी तरह से स्लॉट फुल हो गए हैं। 31 मई के बाद ही यहाँ स्लॉट मिलेंगे। पूरी एक प्रक्रिया है। तो यानी कुल मिलाकर के स्लॉट फुल है 6 जून, लेकिन 6 जून के बाद से रजिस्ट्रेशन करके स्लॉट पाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है। और हैंड बैंड की व्यवस्था की गई है जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दरमियान उन्हें फिगर आउट किया जा सके, वो अलग से दिखाई दे कि ये बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्री हैं और जो यात्री रजिस्ट्रेशन के साथ जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पंकज। तो देखिए, ये नई अपडेट है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, लेकिन यात्रा की शुरुआत से अब तक 48 श्रद्धालुओं की जान जाने से सरकार की जो तैयारियां हैं उन पर सवाल उठ रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। अभी तक केदारनाथ धाम में 20, तो यमुनोत्री में 15, बद्रीनाथ में 9 यात्रियों की जान गई है, जबकि गंगोत्री धाम में 4 यात्रियों ने दम तोड़ा है। ऐसे में विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। सवाल ये उठा रहा है कि 2 साल का वक्त मिला था तैयारियों को दुरुस्त करने का, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं, इसे लेकर सीधा सीधा सवाल विपक्ष का है। और यात्रियों के मौत के आंकड़े को लेकर के ये पूरी तरीके की राजनीति। लोग आ रहे हैं तो इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? झूठ बोलने के अलावा मुझे लगता है इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। इनके मंत्रियों के पास गपबाजी करने से, जुमलेबाजी करने से कोई दूसरा काम है? आप यहाँ के पर्यटन मंत्री से अगर बात करो तो वो विदेश की बात करते हैं। वो उत्तराखंड में सुधार कैसे करेंगे वो नहीं कर सकते, लेकिन वो स्विट्जरलैंड की, जर्मनी की, तमाम इंग्लैंड की, अन्य जगह की बात करेंगे। आप बात करिए कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को आप कैसे सुगम बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से अगर आप बात करते तो ठीक है, स्वागत करते। लोग मर रहे हैं, कोई संवेदना नहीं है, संवेदना शून्य हो गई है सरकार। उधर मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे कामों को देखा, बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्य सचिव के साथ डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे और मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन भी किए। तो देखिए, मुख्य सचिव की मौजूदगी दर्ज की गई तस्वीरें भी आई। यहाँ जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है तो उसकी प्रगति देखने और कुछ निर्णय बाकी थे वो निर्णय करने के लिए, और देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफ़ी कार्य जो हैं वो इसी सीज़न में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर के ये बड़ी मीटिंग है। बड़ी खबर तो आपको बताएं, इस वक्त बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा का काम चल रहा है, उन पर मंथन और अपडेट ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं अपने विभाग का लेखा जोखा और ब्यौरा लेकर के, क्योंकि विकास योजनाओं की समीक्षा का ये क्रम है जिसके तहत ये बैठक बुलाई गई है। अच्छी खबर है अगली, जहां ब्राजील में 1 से 15 मई तक आयोजित हुई डेफ ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में रुड़की की खिलाड़ी शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीत करके देश और प्रदेश का नाम बढ़ाया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है। पीएम मोदी ने शौर्य सैनी को दिल्ली भी बुलाया है, जिसे लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। देखिए, ब्राजील में 1 से 15 मई के बीच जीतकर लाए हैं ब्राजील प्रतियोगिता में डेफ ओलंपिक में, और 10 जो एयर राइफल शूटिंग में उन्होंने कांस्य पदक जीताया। उनसे बात करते हैं। शौर्य सैनी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं आगे कोशिश करूँगा गोल्ड मेडल लाने का, और आगे भी यही सम्मान करूँगा, देश का सम्मान करूँगा, देशों के लिए अपने जीतने का सपना पूरा करूँगा मैं। कल प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है सुबह, क्या अपने विचार रखेंगे और कितने उत्साहित से आप मिलने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत कीमती टाइम होता है, तो उसमें से टाइम निकाल के, प्रधानमंत्री बहुत बिजी रहते हैं, तो उनमें से टाइम निकाल के हम सबको मिलने का बहुत अच्छा विचार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मैं उससे ज़रूर मिलूँगा और आगे भी मैं कोशिश करूँगा गोल्ड मेडल लाने का।
क्या आपने पहले कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होगी इस तरह से? देखिए, मैंने सोचा कुछ नहीं था, क्योंकि जब मेडल मिला उसके बाद मैंने सोचा था कि ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने ज़रूर जाऊँगा। तो क्या आपकी और बातें होंगी प्रधानमंत्री से? कुछ आपने मन में सोचा होगा कि आप प्रधानमंत्री को अपने विचार बताएंगे? मैंने बहुत कुछ सोचा है अपने मन में, और उनको मैं ज़रूर बताऊँगा कि अपनी शूटिंग के बारे में कि मुझे क्या करना है, आगे किस तरह का प्रैक्टिस चाहिए, और मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो सूर्य की माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं आपको कितनी खुशी है कि आपके बेटे ने जो है कांस्य पदक जीता है डेफ ओलंपिक में, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा जो है डेफ ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं, और मैं जो हमारा सपना था गोल्ड का था, लेकिन किसी कारण से वो शायद हमारी प्रैक्टिस या हमारा कुछ इक्विपमेंट्स का शायद कुछ ऐसी समस्या रही है हमारे सामने, जिसके वजह से शौर्य का गोल्ड पर निशाना नहीं लग पाया। लेकिन आगे से मैंने उसको पूरा प्रॉमिस किया है, एवरी चीज़ उसकी एवरी टाइम पर मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगी। एनीवे मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े तो वो हर हाल पॉसिबल होगा उसके लिए। गढ़वाल कमिश्नर सुनील कुमार ने पौड़ी में बन रहे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर रांसी स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। गढ़वाल कमिश्नर ने निर्माण कामों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी भी जताई और रांसी स्टेडियम में 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक बनाना है, जिसका काम अभी अधर में लटका है। 2023 से पहले सभी काम पूरा करना है, ये टारगेट है। ये प्रोजेक्ट पूरा जनवरी 2023 में पूरा होना है, लेकिन अभी जो प्रगति है वो थोड़ी कम है। तो उसमें जो 3 उसके अलग अलग सेगमेंट हैं, एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, उसके अलावा एक हॉस्टल की बिल्डिंग है और उसके साथ कैंटीन है। इसके अलावा जो मेन कार्य है मैदान में सिंथेटिक 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक बिछाए जाने का है और मैदान को तैयार करने का है। तो इन्हीं सभी में आज सबसे वार्ता की गई है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने टूरिज्म सीजन की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जल निगम के कर्मचारियों को काम की धीमी रफ्तार को लेकर फटकार भी लगी है। दरअसल पेयजल लाइनें बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत का काम बड़ी धीमी रफ्तार से हो रहा है। एसडीएम ने निर्देश दिए कि सभी काम 15 दिन के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के समय समय प्रशासन से जो बैठकें हुई है, उनमें जो निर्देश प्राप्त हुए, उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उनको अपने अपने हिस्से का काम करना था समय से। चूँकि इसमें कल फिर एक बैठक होनी है 7 सितंबर पर, तो इनमें से जो काम हो चुके हैं उनको रिव्यू किया गया कि कितने काम पूरे हो गए, कितने अभी अधूरे हैं और कितने टाइम बाउंड के अंदर किए जाने हैं। तो इसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं, जल निगम था, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, केबल डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबको टास्क दिए गए थे, उन्हीं को रिव्यू किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजधानी देहरादून को जाम से निजात दिलाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। अगर योजना धरातल पर उतर जाती है तो वास्तव में एलिवेटेड रोड दून के लिए वरदान साबित होगी। देहरादून को जाम से निजात दिलाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने का खाका तैयार है। एलिवेटेड रोड बन जाने से शहर के भीतर जाम से बड़ी राहत मिलेगी। योजना के मुताबिक रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनेगी। ये सड़क 4 साल में बनकर तैयार होगी। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए फिजिबिलिटी सर्वे करा दिया है। योजना के मुताबिक बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी, जबकि रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनने की योजना है। इससे मसूरी रोड को कनेक्ट किया जाएगा। इस पर करीब 3400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बनने से लोग आईएसबीटी से सीधे मसूरी जा सकेंगे। कहा जा रहा है ये सड़क देहरादून के ट्रैफिक को काफी हद तक कम करने में कारगर सिद्ध होगी। लगभग 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग आएगी हमारी 3400 करोड़ के आसपास। तो इसके बनने से जो ट्रैफिक इधर से आईएसबीटी जो जाता है, आईएसबीटी से जिसको सीधा मसूरी निकलना है, उसको देहरादून में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे एलिवेटेड रोड से होता हुआ मसूरी चला जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस योजना पर सवाल भी उठा रहे हैं।
सवाल इस बात पर, अगर एलिवेटेड रोड बनती है तो रिस्पना को संवारने के सपने का क्या होगा? मैं समझता हूँ उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उन लोगों को थोड़ा सा इसमें एक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। जो हमारा इकोसिस्टम उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं वो ये बताते हैं, लेकिन कम से कम डिस्टरबेंस हो, ये सरकार को देखना चाहिए। देहरादून में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। जाहिर है इसके समाधान के लिए कोई रास्ता तो निकालना जरूरी है। रिस्पना नदी के पहले जैसे स्वरूप को वापस लाने के लिए कई प्रयास तो किए गए, लेकिन कोई भी प्रयास धरातल पर कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में रिस्पना अपने पुराने स्वरूप को तो वापस नहीं ला पाई, लेकिन रिस्पना और बिंदाल नदी अब देहरादून में लोगों को जाम से मुक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। 4 से 5 वर्षों में एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद देहरादून के जाम से मुक्ति मिल सकेगी। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।